जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो। तुम क्या आप तो दलाल हो, आप तो पत्रकार रह के दलाली करती हो। आप बखला गई बिल्ली, बिल्ली बखला गई। पत्रकार रह के तो नमस्कार दोस्तों, आज का डिबेट तो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा, जिन्हें जलेबी भाई के नाम से भी जाना जाता है, और कांग्रेस पार्टी के सबसे खतरनाक प्रवक्ताओं में से जाना जाता है, वो भी कांग्रेस की बेइज्जती कराने की, और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया के साथ हुआ, जहां पर सुप्रिया सिन्हा ने ऐसा कुछ कह दिया कि सभी को शर्म आ गई। उन्होंने गौरव भाटिया को कह दिया कि ये तो अपने नीचे के पैंट पहन के भी नहीं बैठता है डिबेट शो में। अब तो उसके बाद क्या था, गौरव भाटिया भी बहुत ही खतरनाक आदमी, वो भी नहीं छोड़े उनको। जलेबी भाई क्या कहकर उनको खूब मजे लिए। पूरा डिबेट जरूर देखिए। पिक्चर चालू करो बे। है 403, 406 और 420। खासकर 420 चीटिंग, धोखाधड़ी और बेईमानी। ठीक है, इसमें 7 साल की सजा है। आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, ये मुकदमा अभी भी चल रहा है। ये पहला मुकदमा जिसको मैं कहूंगा पूरी चर्चा में, ये अभी भी चल रहा है। दूसरी बात, इस मुकदमे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर हैं। एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी, एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी। तीसरी बात जो बड़ी है, इस मुकदमे को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक सोनिया गांधी गई। मेरे हाथ में ये आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया ये धोखाधड़ी, जालसाजी, 420 चीटिंग का मुकदमा दिखता है, इसलिए हम राहत नहीं देंगे। तो मेरा पहला तथ्य स्थापित हो गया कि जो धोखाधड़ी, जो देश से इन्होंने कहीं ना कहीं गद्दारी करी है, करप्शन किया है, वो मुकदमा आज भी चल रहा है। मजा आया। अब आते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें ईडी जांच करती है। और मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी केस हो अंजना जी, तो कानून ये कहता है हमारे देश का 2002 का कि प्रेडिकेट ऑफेंस, उससे पहले कुछ ऑफेंसेस हैं, चाहे वो इंडियन पीनल कोड जो पुरानी थी उसमें हो, चाहे और मुकदमा नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये प्राइवेट कंप्लेंट पे मुकदमा चल रहा है, ईडी ने जांच करी, तथ्यों के आधार पे एक चार्जशीट फाइल करी। एक बात राहत देते हुए ये लोग कह रहे हैं, मैं इसको कोई राहत नहीं समझता। कोर्ट ने ये कहा क्योंकि ये प्राइवेट कंप्लेंट है और ये एफआईआर नहीं है, इसलिए हम कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। लेकिन साथ में और क्या कहा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राहत नहीं दी है एक्यूज्ड को, कोई राहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नहीं दी। तीसरी बात, इन्होंने एफआईआर की कॉपी मांगी, वो भी न्यायालय ने कहा कि हम जो है कॉपी नहीं दे सकते हैं। और मैं एक जानकारी दे, अभी बता दे भाई, अभी बता दे। उनकी बातें करेंगे, लेकिन वही व्हाट्सएप के फर्रे, थोड़ा डिसअपॉइंट हुई। आज तो थोड़ी तैयारी से आना चाहिए था। अंजना जी, 12 साल से ये केस चलाया जा रहा था। 2013 की सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेन है, और 2021 लगभग 5 सालों से इसमें ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट है। 12 सालों से झूठ फैलाया जा रहा था, छवि खराब करने के लिए तमाम लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे खाओ माँ कसम थे। 12 साल से एक पॉलिटिकल विच हंट, एक प्रोपेगेंडा हुआ, और आज उसका अंत हो गया। वो झूठ 2 मिनट तक कोर्ट में टिक नहीं पाया। ट्रायल तो बड़े दूर की बात है, चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। यह मैं पहली बात रखना चाहती हूँ। दूसरी बात यहाँ पर बेहद जरूरी बात है, और वो बात होनी चाहिए यहाँ पर। नेशनल हेरल्ड के केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट कंप्लेन फाइल करी थी 2013 में। 2021 में ईडी इस केस का हिस्सा बन गई, मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल ढूंढने लगी। ये अलग बात है कि ऐसा केस जहां पर एक पैसे का हस्तांतरण नहीं हुआ, एक्सचेंज नहीं हुआ, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढ रही थी। ईडी के पास 5 साल थे। आज बोला जा रहा है प्रेडिकेट ऑफेंस, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। प्रेडिकेट ऑफेंस में कोई एफआईआर एनफोर्समेंट एजेंसी, जांच एजेंसी ईडी की तरफ से क्यों नहीं की गई? 2013 से केस चल रहा था, 2025 में, क्योंकि पता था कि झूठ के ताश की जो गड्डी है वो बिल्कुल गिर जाएगी और वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, जो आज हो गई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एफआईआर जब हुई नहीं तो केस कैसे बनता है, इस पर सवाल उठे हैं। और अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, क्या चार्जेस लगते थे मनी लॉन्ड्रिंग के? प्रूव हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या चार्जेस लगते थे? इस पर कहा जाता था प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अपराध से पैसा कमाया गया। क्या बात से आया? कुछ प्रूफ नहीं हुआ। स्थानांतरण हुआ, कुछ प्रूफ नहीं हुआ। और मैं पूरी आशा करती हूँ कि जब आप मेरे पास दूसरे राउंड में आइएगा तो आप मुझे संक्षिप्त में थोड़ा सा इस केस के बारे में आपके व्यूअर्स को बताने दीजिएगा। अगर आप मुझे परमिशन अभी दे दे तो मैं बहुत थोड़ा सा सुप्रिया जी रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। बट अगर आपके पास आते हैं,
पिक्चर अभी बाकी है। क्या वाकई पिक्चर है सेकंड राउंड में? सेकंड नहीं, एक मिनट अंजना जी, बोलिए। अंजना जी, बोलिए 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 मुझे बोल सुप्रिया रही जी। है? हाँ हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रही थी। अच्छा अच्छा, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। तो वो सेकंड राउंड में करते हैं ना, केस के बारे में सेकंड राउंड में आते हैं सुप्रिया जी। सेकंड केस के बारे में सेकंड राउंड में आते हैं। आज पहले कोर्ट का जो मामला है आरोप पत्र नहीं स्वीकार करने का, उसको मनीष कैसे हम लोग समझे? कोई किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनते हुए जो टिप्पणियां की हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जब कोर्ट ने ये कहा कि वो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, यानी कि आरोप पत्र पर संज्ञान नहीं लेंगे, तो बहुत साफ तौर पे उन्होंने बोला टेक्निकल ग्राउंड। और टेक्निकल ग्राउंड उन्होंने यही दिया हुआ है कि चूंकि ये कंप्लेंट एक प्राइवेट पर्सन यानी सुब्रमण्यम स्वामी उस समय प्राइवेट पर्सन की तरह ट्रीट किए गए थे, उस कंप्लेंट के बेसिस पे ईडी ने जांच शुरू की। हालांकि उसमें भी एक तकनीकी तर्क है। साल 2019 में पीएमएलए कानून में संशोधन किया गया था और संशोधन में कहा गया था कि अगर प्राइवेट पर्सन भी अगर कोई कंप्लेंट देता है तो ईडी पीएमएलए के तहत जांच शुरू कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने उसे आधार नहीं माना, बिना केस दर्ज किए। बिना केस दर्ज किए। अगर मतलब ये जो ईसीआईआर कहा जा रहा है कि उनको दर्ज करना था, ये टेक्निकल ग्राउंड कैसे मिस हुआ? देखिए ईडी गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ईडी में पीएमएलए जो कानून है उसके तहत बिल्कुल साफ है, या तो कंप्लेंट किसी प्रेडिकेट ऑफेंस यानी कि अगर किसी और एजेंसी ने, सीबीआई हो या पुलिस एजेंसी हो, अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज की हो तब ईडी अपनी जांच शुरू कर सकती है। इस मामले में उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर जांच शुरू की, जो कोर्ट ने सही नहीं माना। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा हुआ है कि ईडी की जांच पे कोई टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने जांच को रोकने का कोई आदेश नहीं दिया हुआ है। और ईडी का साफ तौर पे ये कहना है, इस वक्त जो अधिकारी हैं वहां के, उनका ये कहना है कि हमारी जो जांच है वो वैसे ही चलती रहेगी। केस काफी पुख्ता उन्होंने बनाया हुआ है। अब उनके पास में दिल्ली पुलिस की एफआईआर भी दर्ज है, हो सकता है आगे वो फिर से दोबारा चार्जशीट दाखिल करें इस पूरे मामले में, और बहुत मुमकिन है कि हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया जाए इस आदेश के खिलाफ में और वहां पर फिर से वो तर्क दिया जाए। वहां पर वो ग्राउंडिंग है कि साल 2019 में उस कानून में संशोधन हुआ था जिसके आधार पर ईसीआईआर दर्ज कर सकती थी ईडी, और उसी आधार पर उन्होंने ईसीआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।